आत्मनिर्भर भारत अभियान में 7100 करोड़ के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। थल सेना के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर और नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम होगा तैयार। नौसेना के लिए ही 1700 करोड़ रुपए की लागत से 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया गया समझौता। रामनवमी पर इंदौर में बड़ा हादसा। मंदिर में बावड़ी की छत ढहने से गिरे कई श्रद्धालु, 4 लोगों की मौत, 12 श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्थिति की ली जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। छात्रों को शिक्षा के साथ अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का किया आह्वान। हरिद्वार में ही बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण अभियान समेत सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की। छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को इसका होगा फायदा। राजस्थान में पकड़े गए 4 पाकिस्तानी जासूस। 20 से ज्यादा बार पाकिस्तान जा चुका है ISI का एजेंट। दूतावास से सीधे संपर्क में था जासूस। और देश भर में आज महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम। श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, DD न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत इंदौर से जुड़ी खबर के साथ, जो कि दुखद खबर है। इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में गिर गए। अभी तक हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि काफी लोगों को बावड़ी से निकाला जा चुका है। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इंदौर पुलिस के आला अधिकारी, जिला प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की और स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से चला रही है। मेरी प्रार्थना सभी प्रभावितों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं एक और हादसा आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित वेणुगोपाला स्वामी मंदिर में रामनवमी के उत्सव के दौरान आग लग गई। मंदिर में रामनवमी के उत्सव के लिए पंडाल लगाया गया था। इस दौरान वहां शॉर्ट सर्किट के चलते पंडाल में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पंडाल को घेरे में ले लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस और मंदिर के अधिकारी बचाव अभियान चलाने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। सतर्कता के चलते कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आग से कितना नुकसान हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देते हुए रक्षा सामग्री के उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को बड़े ऑर्डर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2 सौदों
और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों सौदे करीब 5400 करोड़ रुपए की है। BEL गाजियाबाद के साथ पहला सौदा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की खरीद का है। प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम के ये उपकरण 1982 करोड़ रुपए में थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे। BEL हैदराबाद के साथ दूसरा सौदा सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम की खरीद के लिए हुआ है। ये सौदा 412 करोड़ रुपए का है और इन उपकरणों का इस्तेमाल नौसेना करेगी, जबकि NSIL से आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। 2963 करोड़ रुपए के सैटेलाइट से भारतीय सेना को संवाद संबंधी काफी सुविधाएं मिलेंगी। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक सरकारी संस्था है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2023 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर के साथ भारतीय नौसेना के लिए 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल लागत 1700 करोड़ रुपए से अधिक है। लिंक्स U2 सिस्टम एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ये सामुद्रिक चुनौतियों के बीच हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने और लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित चौथी पीढ़ी की यह प्रणाली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से निर्मित होने वाली नई पीढ़ी के गश्ती जहाजों पर स्थापित की जाएगी। ये कदम 4 साल की अवधि में 2 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा करेगा और MSME सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों में अहम योगदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण और संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। और इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज की गई हैं। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सरकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। गृहमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सहकारिता मंत्रालय से जुड़े काम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां सबसे पहले जन सुविधा केंद्र स्थापित और शुरू हुए हैं। मल्टीपर्पज टैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज टैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। इसके साथ साथ 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। और इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांग्रे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है
कि इस पावन भूमि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित देश के कई गणमान्य हस्तियां यहां आ चुकी हैं। जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिर्धर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहां की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज इस विश्वविद्यालय से 1800 छात्र उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं। इन छात्रों को देश निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ हमें कभी भी अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहां से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियां भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं, ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और आज यहां से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मांडविया उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जन औषधि केंद्र में मौजूद कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए बजट की मांग को केंद्र सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सभी नागरिकों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने गंभीर बीमारियों के उपचार के मकसद से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को गंभीर बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्र या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलीजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या फिर शून्य है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार को गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इन पर सीमा शुल्क में रियायत की मांग संबंधी कई अभ्यावेदन मिले हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस छूट से इन दवाओं के आयात पर लागत कम होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के तहत बॉन्ड से करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। ये बॉन्ड 3 से 40 सालों की अवधि के लिए होंगे। सरकार इस बॉन्ड के जरिए सरकार उधार को कम करेगी। सरकार ने इस साल के बजट में 15.43 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लोन लेने का अनुमान लगाया था। इसका मतलब है कि सरकार के इस बॉन्ड पेमेंट से उधार की रकम आधी हो जाएगी। हर हफ्ते सरकार 31,000 से 39,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की नीलामी करेगा। ये पूरी प्रक्रिया 26 हफ्तों के दौरान पूरी की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी करने जा रही है, जिसकी घोषणा 6 महीने बाद की जा सकती है। ईडी ने मंगलवार को अवैध कोयला लेवी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योग समूह के मालिक कमल सारडा,
महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के कार्यालय सहित आईपीएस दीपांशु काबरा, ट्रांसपोर्ट और कोल से जुड़े कारोबारी अनूप बंसल, योगेश सिंघल के घर भी ईडी के छापे पड़े। छापेमारी के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं, राज्य में ट्रांसपोर्ट और कोयले से जुड़े कारोबारियों, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर ईडी के छापे के बाद से राज्य में सियासी आरोप प्रत्यारोपों का एक नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल अवैध कोयला लेवी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने छापेमारी की। इस छापे में कांग्रेस के कई नेता भी ईडी के रडार पर रहे, जिसमें महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी की गई। इस छापे को कोल कारोबार में हुई अवैध उगाही से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग आधे दर्जन कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों पर ईडी ने रेड मारा है। ईडी की रेड पर कांग्रेस पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के कार्यों से बीजेपी घबराई हुई है। राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए आईटी की छापेमारी करवाई जा रही, ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है। हमारा भी 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, तो हमारे अधिवेशन के समय जो हमारे अधिवेशन का कामकाज देख रहे थे, पार्टी के कोषाध्यक्ष के यहाँ इन्होंने ईडी की छापेमारी करवा दिया। तो राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, तो ईडी, आईटी इस प्रकार की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े हैं। लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता की पैसों की लूट हो रही है और जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार के भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार के, कांग्रेस के, वो गली गली बच्चे बच्चे तक को आज पता हो गया है। बताया जा रहा है कि जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल की ओर से छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी। ईडी ने कहा था कि पिछले 2 वर्षों में कम से कम 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई है। ईडी इस मामले में अब तक राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर बिश्नोई समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस नेताओं के घर पे ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और दोनों पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमाई हुई है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोंगा और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि द एलिफेंट विस्पर्स की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और इसकी प्रशंसा भी की है। आज मुझे इससे जुड़ी शानदार टीम से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने अपने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के विनिवेश के संबंध में परामर्श फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति मांगी है। राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम पुनर्गठन इकाई ने 4 राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। ये उद्यम श्रीलंका बीमा निगम, लिट्रो गैस लंका, होटल डेवलपर्स लंका और कैनविल होल्डिंग्स हैं। वहीं फर्मों से अनुरोध किया गया कि वे 27 अप्रैल से पहले उद्यमों के संबंध में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। लेन देन सलाहकारों का चयन करने के लिए गुणवत्ता और लागत आधारित चयन पद्धति का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि EOI RFP प्रक्रिया के बाद पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से विनिवेश किया जाएगा, जिसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में प्रकाशित भी किया जाएगा।
श्रीलंकाई सरकार एसओई के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। जापान सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को इस सिलसिले में हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले जापान ने लगभग इतनी ही राशि के ऋण की पहली किस्त प्रदान की थी, जिससे कुल पैकेज लगभग 2.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इस ऋण पैकेज के तहत चट्टोग्राम कॉक्स बाजार राजमार्ग सुधार परियोजना, जयदेवपुर ईश्वरडी खंड और मातरबाड़ी बंदरगाह विकास परियोजना के बीच दोहरी गेज रेल लाइन निर्माण का दूसरा चरण शामिल है। इस ऋण की अवधि 30 वर्ष की और इसके लिए बांग्लादेश को प्रतिवर्ष 1.2% की ब्याज दर से अदायगी करनी होगी। साथ ही 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी इस समझौते में शामिल है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 250 लोगों को ले जा रही एक फेरी में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों के जिंदा जलने की जानकारी सामने आई है। भीषण हादसे के बाद तत्काल ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 7 लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न एजेंसियों की ओर से मृतकों की संख्या का मिलान किया जा रहा है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पूर्वोत्तर कोलंबिया में एक सैन्य अड्डे पर नेशनल लिबरेशन आर्मी गुरिल्लाओं के रूप में जाने जाने वाले कोलंबियाई विद्रोही समूह द्वारा किए गए हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कैटेटुम्बो क्षेत्र में एक नगरपालिका एल कार्मेन के ग्रामीण हिस्से में हुए हमले में 9 सैनिक घायल हो गए। सेना की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईएलएन ने बुधवार तड़के करीब 3 बजे हमले की घटना को अंजाम दिया। कोलंबिया की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्टे डी सेटेंडर के गवर्नर ने कहा है कि मारे गए सैनिकों को क्षेत्र में तेल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नॉर्टे डी सेटेंडर में तैनात किया गया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सैनिकों पर गुरिल्ला हमले की निंदा की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ईएलएन शांति और लोगों से पूरी तरह से अलग हो गया है। समाचार रिपोर्ट के मुताबिक गुस्तावो पेट्रो का प्रशासन गुरिल्ला समूह के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर लगाम लगाई गई है। नेशनल असेंबली में मुख्य न्यायाधीश की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति पर रोक लगाने का विधेयक पास हो गया है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने इसे नेशनल असेंबली में पेश किया था। संसद के निचले सदन ने ट्वीट कर बताया कि नेशनल असेंबली ने विधेयक को पास कर दिया है। इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि यदि संसद ने प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। विधेयक पास होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की संघीय सरकार मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को सीमित करना चाहती है, जिससे न्यायपालिका को और दबाव में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान समर्थित सुरक्षा बलों पर आधारहीन आरोप लगाए हैं। सीरिया में अमेरिका के ठिकाने पर हुए एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना और प्रदेश में विंटर गेम्स, राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देना था। चिनाब नदी की उफनती धारा पर रोमांच पैदा कर रही ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां राज्य स्तरीय व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना तथा प्रदेश में विंटर गेम्स, राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देना था। आयोजकों का भी मानना है कि राज्य में चिनाब नदी वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर विकल्प है, जिसमें आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लोग जम्मू से लेके, रियासी से लेके, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह सब जगह से आए थे। दिस हैज गिवन अस कॉन्फिडेंस कि आने वाले दिनों में
महीनों में जब चुनाव अप्रोप्रिएट होगा राफ्टिंग के लिए, वी कैन होल्ड अ बिग इवेंट। व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के युवाओं का भी उत्साह देखने को मिला। युवाओं का भी मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी लेवल कंपटीशन था यहाँ पे डोडा में, और आशा है कि आगे भी नेशनल चैंपियनशिप तक यहाँ पे होनी चाहिए। अभी तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे और हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया यहाँ पे आके। सर, जैसे ये फर्स्ट टाइम जो है डोडा में यूटी लेवल की एक चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें हमारे अलग अलग जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट से जो है टीम्स आई हुई है और 5 से 6 टीमें हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए आई हुई है। तो जो हमने अभी इवेंट्स पार्टिसिपेट हुई है, एक मैराथन भी था और भी कैटेगरीज के होते, लेकिन अभी सिर्फ मैराथन ही था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। राफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी बेहद रोमांचित नजर आए। प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का खेल आयोजन युवाओं को न सिर्फ खेलों से जोड़ेगा, बल्कि राज्य में खेलों के विकास को एक नया आयाम भी देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।